हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह कर के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस बैच को परचेज कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी डिटेल फॉर्म में क्लासेस को करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, तो सबसे पहले हमारा इस बैच के अंदर जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है जूलॉजी का, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है भाई? तो फटाफट यहाँ पर देखिए, जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो कंप्लीट सिलेबस है, उसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लें। देन उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक को आगे की तरफ कवर करते हुए चलेंगे यूनिट बाय यूनिट। ठीक है? जूलॉजी की क्लासेस आपको मिल रही हैं और बॉटनी की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो दोनों क्लासेस अब आपको इस बैच के अंदर मिल रही हैं, तो आप लोग अपना बैच परचेज़ करें और पढ़ाई करें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, सेकंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का सिलेबस है, वो पढ़ने से पहले सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हमारा है, उसका नाम क्या है? इस पे फ़ोकस कर लीजिए। क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़ियोलॉजी। जब एग्ज़ामिनर आता है हमारे बीच में, कॉलेज में, जब एग्ज़ाम्स में डेफ़िनेटली प्रैक्टिकल का टाइम होता है, तो उस समय एग्ज़ामिनर आएगा तो आपसे वो कुछ नहीं पूछता है, कहता है भाई चलो क्वेश्चन्स कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों से, मतलब आपका नंबर बड़ी देर में आया। उससे पहले बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं उनके पास में और वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहा, आंसर ही नहीं दे पा रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर के कहता है चल ठीक है भाई, ये सब छोड़िए, बता दे तेरे पेपर का नाम क्या है ना? तो उसे अपने पेपर का नाम भी कभी-कभी याद नहीं होता है, तो बच्चों बेइज़्ज़ती ना हो उसके लिए आप अपना पेपर का ज़रूर नाम याद कर लें, कि जो बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़ियोलॉजी है, ये हमारा सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर का नाम है। इस पेपर के अंदर टोटल कितनी यूनिट है बच्चों? टोटल 8 यूनिट हमको यहाँ पर कवर करनी है और विश्वास मानिए आठों यूनिट को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर एक यूनिट से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर सॉल्व कराएँगे आपके साथ। ठीक है? चलो जी, पहली यूनिट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है? भाई बायोमॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है, पूरा यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा है। यहाँ पर हम और भी डिस्क्रिप्टिव और डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना? तो जुड़े रहें क्लास के अंदर। क्या-क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, हमको स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ना? हम जो भी खाते हैं, उन सभी में क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है ना? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इस कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और स्ट्रक्चर कैसा है, उसको समझना है। जिसमें हमें स्पेशली मोनोसैकेराइड्स को देखना है, डाइसैकेराइड को देखना है, पॉलीसैकेराइड को देखना है, एज़ वेल एज़ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को भी देखना है। लाइक ओलिगोसैकेराइड्स भी होते हैं, लाइक हम ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करें। ये क्या होते हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए जो टॉपिक रहेगा वो लिपिड्स के ऊपर रहेगा। लिपिड क्या है? भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के ये बना होता है ना? इसमें ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? इन सभी के ऊपर हमें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बोले तो हम सीधे बात करेंगे प्रोटीन। भाई जहां पर अमीनो एसिड का नाम आ जाता है उसका नाम ही हो गया क्या भैया? प्रोटीन। तो यहाँ पर हमें प्रोटीन के ऊपर चर्चा करनी है डिटेल में, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर डेफिनेटली कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। जो भी हम खाते हैं, उससे हमें ये अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। और बाकी के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वो हमारा बॉडी खुद बना लेता है। इसीलिए वो नॉन एसेंशियल हो गया, है ना? एसेंशियल वो जो रिक्वायर्ड ही है, जो हमको चाहिए ही चाहिए। हमारी बॉडी उसको नहीं बना सकता। उसे हमें बाहर से ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, है ना? तो वो हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद में देखना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन। प्रोटीन के जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है उसको समझना है। सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला यूनिट हो गया, ठीक है? तो पहली यूनिट आपकी इतनी ही है। इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है। मतलब जब एक कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तो इसी में कई लेक्चर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट हमारी। सेकंड यूनिट का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, ठीक है?
इसमें क्या-क्या पढ़ना है? तो देखिए सबसे पहले हमको नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। भाई एंजाइम्स के नामकरण और वर्गीकरण के बारे में देखना है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन क्या है? भाई एंजाइम की जो क्रिया करने की स्पेशलाइज्ड प्रक्रिया करने की रिएक्टिविटी है वो क्या है? उसको समझना है। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन किस तरीके से होता है? एंजाइम काइनेटिक्स क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस कौन-कौन सी होती हैं, किस तरीके से होती हैं, उसको समझना है। डेरिवेशन ऑफ मेहलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में देखना है। भाई जो डेरिवेशन दिया है मेहलिस और मेंटन इक्वेशन जो दिया गया है उसका डेरिवेशन समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वीमैक्स क्या होता है इसको देखना है ना? और लिनवियर बर्क प्लॉट के बारे में समझना है। लिनवियर बर्क प्लॉट के बारे में भी देखना है। एंजाइम इनहिबिशंस क्या होता है? किस तरीके से एंजाइम इनहिबिट करता है किसी रिएक्शंस को? एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं और इनके काइनेटिक्स के बारे में देखना है। और एंजाइम्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है? एंजाइम का जो एक्शन या एंजाइम कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उस एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है उस बारे में भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है? तो ये हमारी सेकंड यूनिट हो गई जो एंजाइम के ऊपर ही पूरी आधारित है। थर्ड यूनिट की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हम पढ़ चुके पहली यूनिट में, उन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को हमें ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे तो क्या-क्या बनेगा, किस तरीके से क्या बनेगा उसको समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे, उसका उपापचय करेंगे, तो कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है? सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, ये सारा का सारा समझना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूको मतलब होता है बेटा ग्लूकोज, है ना? और नियो, नियो का मतलब होता है नया, न्यू। और जेनेसिस कहने का मतलब होता है जनरेट करने वाला। मतलब ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर दे। अरे वाह! अभी तक हम ग्लूकोज खाते पीते थे भोजन से। अब ये कह रहा है कि भाई हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है लीवर। ये लीवर इतना हार्ड वर्कर होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है और हमको खाना-पीना भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा लीवर क्या करता है कि जो नॉन ग्लूकोज पार्टिकल होते हैं या नॉन सब्सटेंस होते हैं, मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस भी अगर है, मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ जो अपशिष्ट टाइप के हैं, तो उनसे भी क्या करता है हमारा लीवर ग्लूकोज बना लेता है। समझ रहे हो? तो इसको इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद में आपको एक और टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ट्रिपल पी जिसको कहते हैं। उसके बाद में आपको ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढ़ना है और ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ना है, ठीक है? ये इनमें कन्फ्यूज़ मत होना बेटा, सारी रिएक्शंस अलग हैं, सारे नाम अलग हैं, है ना? सबको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हमको लिपिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में देखना है, इसमें बायोसिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड, है ना? बायोसिंथेटिक ऑफ पामिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद इवन एंड ऑड नंबर, है ना, ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड सेमेस्टर हमारा चल रहा है, ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इस पूरे सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करा दिया गया है हमारे बुक में, ठीक है? हमारे द्वारा जो बुक लिखी गई है बच्चों, उस बुक के अंदर आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा ये सिलेबस कवर किया गया है। ऐसा नहीं कि किसी किताब से कॉपी पेस्ट किया, नहीं भैया, इसको हैंड रिटन लिखा है, फिर उसको कन्वर्ट कराया है, ठीक है? मतलब उसको टाइप कराया है, फिर उस टाइपिंग को कन्वर्ट कराया इंग्लिश में, है ना? तो आपको यहाँ पर जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स मिलेंगे प्लस इंग्लिश में भी मिलेगा। इसके अलावा आप अगर किताब को मंगवाना चाहते हैं, बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 72 680 73 598, ठीक है? इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की बुक चाहिए, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से ही सेकंड सेमेस्टर का बुक लेना चाहते हैं, तो बुक वाले सेक्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की बुक आपको दिख रही होगी, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं 4th यूनिट की। जो हमारी चौथी यूनिट है, इसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अब प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स को क्या किया जाएगा? मेटाबोलाइज़ किया जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड को काटने वाले एंजाइम्स या अमीनो एसिड को तोड़ा जाएगा यहाँ पर। इसमें ट्रांस
एमिनेशंस पढ़ना है, डीएमिनेशन पढ़ना है और यूरिया साइकिल के बारे में समझना है। न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको देखना है। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चैन के बारे में आपको समझना है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड इट्स रेगुलेशन, भाई जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है और इसको जिस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को भी हमें यहाँ पर कवर करना है। यूनिट 5 हमारी है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है फिजियोलॉजी। तो यूनिट 5 से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बेटा, फिजियोलॉजी। जैसा कि नाम ही है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, है ना। तो फिजियोलॉजी हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। फिजियोलॉजी में हमको डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में समझना है। सिर्फ फिजियोलॉजी देखनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर हमको नहीं जाना है। इसमें क्या देखना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम लोग जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के समझते हो भाई, माउथ से लेकर के एनस तक। कहां से कहां तक बेटा, माउथ से एनस तक जो भी हमारा पोर्शन पाया जाता है, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। और इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। अब जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आ गया, तो इंटेस्टाइन भी है, एलिमेंट्री कैनाल भी है। अब यहां पर इसके साथ साथ क्या होगा भैया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल है, ये जीआई ट्रैक्ट को बनाता है, इसको समझना है। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स देख रहे हैं। फिर हमारा है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का किस तरीके से मैकेनिकली और केमिकली डाइजेशन होता है, उसको समझना है। फिर फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होता है, लिपिड का कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन कैसे होता है, वाटर कैसे होता है, मिनरल कैसे होता है, और विटामिन को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स। यानी ट्रैकिया और लंग्स के बारे में आपके इसके स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, पल्मोनरी वेनेशंस क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड। फिर उसके बाद हमें देखना है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देन उसके बाद देखना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। समझ लो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखना है, कर्व देखना है। देन उसके बाद में देखना है द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, और वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर आप देख रहे हैं ब्रीदिंग हो रही है, मतलब रेस्पिरेशन तो कई प्रोसेस में है ना, ब्रीदिंग का होना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देन उसके बाद में हमारा क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है भाई, पहले तो एक्सटर्नल होगा, फिर इंटरनल होगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, नोज और हमारा क्या कांटेक्ट, लंग्स और क्या कांटेक्ट में रहता है बेटा, ये रहता ना। तो लंग्स के अंदर एयर जा रही है, हम बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर को खींच रहे हैं लंग्स के अंदर, तो लंग्स में जाने के बाद में फिर कहाँ जाती है वो, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी ना। तो बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट, तो इंटरनल, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन देन सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जब सेल के अंदर ऑक्सीजन होगी, अभी तो बाहर ऑक्सीजन घूम रही है, तो इसको लंग्स तक पहुंचाया जाएगा, लंग्स से ब्लड में पहुंचाया जाएगा, फिर ब्लड से सेल में पहुंचाया जाएगा। तो कई प्रोसेस यहाँ पर आते हैं, तो उसको हम रेस्पिरेशन एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। एक्चुअल में हर एक प्रोसेस अलग अलग है। लंग्स से मतलब एटमॉस्फेयर से लेकर के लंग्स तक जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको ब्रीदिंग कहते हैं एक्चुअल में, सांस लेना, सांस छोड़ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, राइट। देन उसके बाद में क्या होता है भाई, लंग से ब्लड के अंदर हमारा क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, तो इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर ब्लड से सेल के अंदर जाएगा, तो वो सेलुलर, वो भी इंटरनल रेस्पिरेशन ही रहेगा। सेल के अंदर जब ग्लूकोज पार्टिकल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, तो उसको इंटरनल या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हमको यहाँ पर समझना है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ फिजियोलॉजी देखनी है, डिटेल नहीं जाना है। देन उसके बाद में हमारी 6th यूनिट है बेटा
सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बहुत बढ़िया यूनिट है ना? बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, देन उसके बाद में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, उसको समझना है। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्लड के बारे में समझना है ना? अब ज़ाहिर-सी बात है, ब्लड कहते हैं ना, आप अपना हाथ काटो, हम अपना हाथ काटते हैं, खून एक जैसा है। बिल्कुल सही बात है, खून एक जैसा ही है, लेकिन भैया चढ़ा मत लेना एक-दूसरे को। ये हो सकता है कि तुम्हारी भी डेथ हो जाए, सामने वाले की भी हो जाए, दोनों लोग बच जाओ। क्यों ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि भैया ब्लड एक जैसा होता है, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता है ना? और ब्लड ग्रुप के अलग-अलग होने पर खेला हो जाता है। तो वो खेला ना हो, उसके लिए जानकारज्ञ बने। उसके बाद में हीमोस्टेसिस क्या होता है ना? ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, हीमोस्टेसिस में ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम आपको समझना है, ब्लड ग्रुप देखना है, आरएच फैक्टर, एबीओ एंड एमएन सिस्टम के बारे में भी देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, सर्कुलेशन में है ना, तो हार्ट के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। कार्डियक साइकिल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर क्या है, रेगुलेट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है ब्लड प्रेशर का, ये सब देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देन उसके बाद में हमें क्या देखना है, एक्सक्रीशन में किडनी की संरचना देखनी है एंड इट्स फंक्शनल यूनिट। इसकी फंक्शनल यूनिट कौन बताएगा, क्या होती है भैया? हाँ बिल्कुल सही, नेफ्रॉन, है ना? किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। अरे नेफ्रॉन के बारे में देखना है, किडनी के बारे में देखना है। देन उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यहाँ से पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, तो इस बार भी आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने शायद इसको नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बुक हमारे पास बन चुकी है, पूरा डिटेल में हमने लिखा है, टाइम लगा, लेकिन अच्छा कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो जूलॉजी तो हमारे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। लेकिन बॉटनी के लिए हमारे पास में फैकल्टी है। बॉटनी को आपकी बॉटनी पढ़ाएँगे हमारे कुलदीप सर, जिनको केडी सर के भी नाम से जाना जाता है। तो वो आपको यहाँ पर बॉटनी पढ़ाएँगे। अब 2 फैकल्टी आपके बीच में हैं, ठीक है? देन इसके बाद में हमारी 7th यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी, राइट? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में समझना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, इसके बारे में देखना है। origin of action potential and its propagation across the myelinated and unmyelinated nerve fibers, ठीक है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखना है। टाइप ऑफ साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, इस बारे में हमको डिटेल में चर्चा करनी है। बस इतना ही है। वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है ये, है ना? बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, नर्वस सिस्टम। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है टॉपिक, उसी को ही हम लोग कवर करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, है ना? जैसे पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पैनक्रियाज, एड्रीनल, हार्मोन्स, है ना? हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम, इनसे कौन-कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उनके बारे में देखना है, राइट? तो पीनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रीनल, ये सारी ग्लैंड्स हमारे बीच में है, और इनसे कौन-कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं, किस तरीके के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, उसे समझना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन की क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एंजाइम का क्लासिफिकेशन करते हैं, वैसे हार्मोन का भी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, भाई ये जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, इस हार्मोन से किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर फंक्शन या अपना कार्य करता है, उसके बारे में समझना है। जैसे आप देखो ना, हम मेल की और फीमेल की दोनों की बात करें, तो आप देखो ना, हमारे ब्रेन के पास में, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस रीजन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि इसको हिंदी में कहते हैं। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है, मतलब 2 हार्मोन है स्पेसिफिकली, एक तो है एफएसएच, दूसरा है एलएच, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये हमारे हाइपोथैलेमस भाग से कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से, और निकला यहाँ पर ब्रेन में, यहाँ निकल रहा है देखो सर में, लेकिन ये हमारे टेस्टिस और ओवरी पर जाकर के काम करता है। फीमेल्स में ओवरी पर और मेल्स में टेस्टिस पर जाकर के काम करता है। और टेस्टिस और ओवरी कहाँ होते हैं, हमारे लोअर बैक साइड में होता है ना, लोअर साइड में होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जाकर के ये काम कर रहा है हार्मोन, तो कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसके एक्शन को हम यहाँ पर थोड़ा सा
कवर करने का प्रयास करेंगे। देन उसके बाद में यूनिट 8 और लास्ट यूनिट हमारी है मस्कुलर सिस्टम। इसमें आप देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स की डिफरेंट टाइप की हिस्टोलॉजी देखेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, भाई जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारी बोन से मसल्स चिपकी चिपकी रहती हैं, है ना? उनके बारे में उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसका मॉलिक्यूलर बेसिक क्या है? आप जिम जाने लगे हैं, अब वहां पर अपनी मसल्स को पंप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपकी बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, है ना? सब दिखने लगता है, अलग से हल्का-हल्का सब सॉरी, हल्का-हल्का आपका देखने को नज़र आने लगता है। फिर हम कहते हैं भाई देखो मेरी तो बॉडी बन गई। फिर 4 जगह खड़े होते हैं, ठंड कितनी भी हो, लेकिन हाफ टी-शर्ट पहन के खड़े बाहर ऐसे, तो वैसा नहीं करना है, सेहत के लिए आप जिम जॉइन करें ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल ट्विच। मसल ट्विच कैसे होती है? मोटर यूनिट क्या होता है ना? सुमेशन एंड टिटनेस किस तरीके से होता है? सुमेशन एंड टिटनेस क्या है? इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है, राइट? तो ये इस तरीके से बेटा हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का जो ये हमारा जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। अब हम लोग धीरे-धीरे हर एक यूनिट को रेगुलर बेसिस पर डे आपको यहाँ पर इवनिंग में वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी इस बैच के अंदर, ठीक है? तो आप लोगों को क्लासेस के अंदर वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोगों ने अभी तक अगर क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो क्लास को ज्वाइन कीजिए। कोर्स परचेज़ नहीं किया है तो करिए। अगर आपको कोर्स परचेज़ करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 7268073598 पर संपर्क कर लें। आपसे जो बात करेंगे इनका नाम है राज आर्यन सर। राज आर्यन सर आपको पूरी गाइडेंस देंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपना कोर्स खरीदना है, किस तरीके से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, मतलब शेयर करना है। कोई डाउट अगर आपको है तो किस तरीके से वहाँ पर आप मतलब आप कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सर से संपर्क करें। अगर बहुत सिलेबस से रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप सर से ही संपर्क करें, सर हमसे संपर्क करेंगे, फिर हम सर से संपर्क करेंगे, सर आपसे संपर्क करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, सर डायरेक्ट आपका हमसे संपर्क करा देंगे, यदि कोई डाउट है आपका बहुत बड़ा, है ना? तो मिलते हैं क्लासरूम में। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।